औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। चैप्टर 2 में आज हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में पढ़ेंगे। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है तो जनरल डेफिनेशन इसकी ये है कि द अरेंजमेंट of electron in various shell, subshell या orbital is called electronic configuration। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के साथ रिलेटेड है, पहला है अबव रूल। अब रूल जो हमें बुनियादी तौर पे क्या बताता है, ये हमें बताता है, इसके साथ रिलेटेड है। अब वो प्रिंसिपल है, अब रूल इसको n+l रूल से भी हम जाहिर करते हैं और ये हमें बताता है पॉइंट नंबर 1 के जिसका n+l वैल्यू जो होगी लेस होगी तो वो हमारे पास क्या कंसिडर होगा, स्टेबल कंसिडर होगा और उसमें इलेक्ट्रॉन फिलिंग जो होगी तो वो हमारे पास फर्स्ट होगी, ठीक है। और इस तरह n+l वैल्यू जितनी हाई जाती है तो उतना अनस्टेबिलिटी आती है और फिलिंग उसमें बाद में होगा। इसमें दूसरा पॉइंट हमारे पास ये है कि इफ n+l वैल्यू सेम आ जाए फॉर 2 ऑर्बिटल्स तो फिर देन फिलिंग विल बी टेक्स प्लेस इन दैट ऑर्बिटल which has lowest n वैल्यू। तो ये हमारे पास कुछ जनरल पॉइंट हुआ n+l रूल के साथ रिलेटेड, ठीक है। यानी लेट सपोज मैं अगर आपको बता दूं कि यहाँ पे सोडियम है 11 है तो 1s2 2s2 2p6 और 3s1, ठीक है। तो यहाँ पे अगर इसकी n+l वैल्यू देखें तो n और l, n की वैल्यू हमारे पास क्या आती है इसकी 1, जबकि l वैल्यू क्या है, ये तो s है, इसके लिए 0 आते हैं, तो इसकी n+l वैल्यू 1 हो गई। और अगर हम नेक्स्ट को देखें तो इसकी n वैल्यू 2 है और l की वैल्यू 0, तो हमारे पास टोटल कितनी हुई 2। तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास 1s स्टेबल है 2s से, ठीक है। और इस तरह फिर अगर इसकी वैल्यू को देखें तो ये हमारे पास 2 और p के लिए l की वैल्यू 1 है तो यहाँ पे 3 आ गया, ठीक है। और फिर यहीं पे अगर हम देखें तो ये है 3 + s0 तो ये मेरे पास फिर 3 आ गया। इज इट क्लियर? तो यहाँ पे अगर हम MCQs बना लें और MCQs लिखें कि विच ऑर्बिटल is more energetic, which orbital is more energetic? Number 1 1s, number 2 2s, number 3 2p, number d all have same energy। तो डेफिनेटली आप जब एनर्जी की बात करें तो एनर्जी जिसकी n+l वैल्यू ज्यादा होगी तो डेफिनेटली इसकी 3 आती है, इसकी 1 और इसकी 2, तो डेफिनेटली हमारे पास सी ऑप्शन होगा, ठीक है। और अगर इसमें यही क्वेश्चन को मैं दूसरे स्टाइल से लिखूं, अगर इसी क्वेश्चन को एक मैं दूसरे अंदाज से लिखूं और वो क्वेश्चन होगा कि विच वन ऑर्बिटल इज मोर स्टेबल, विच वन ऑर्बिटल इज मोर स्टेबल। ए इसमें आता है 1s, बी इसमें आता है 2s, सी इसमें आता है 3p और डी इसमें आता है कि ऑल हैव सेम स्टेबिलिटी। तो इसमें अगर देखें तो स्टेबिलिटी किसकी ज्यादा होगी, जिसकी n+l वैल्यू कम होती है और वहां हमारे पास 1s है। इज इट क्लियर? तो हमारे पास इसमें ऑप्शन ए ठीक है।
तो हमारे साथ यहाँ पे n+l रूल के साथ इस तरह क्वेश्चन अगर देखें तो आपको आ सकता है कि कौन सा स्टेबल या कौन सा एनर्जेटिक, तो ये चीजें। तो इस पे जो स्टूडेंट समझ चुके हैं, रेज योर हैंड प्लीज इफ यू आर लिसनिंग टू मी। अगर आप मुझे सुन रहे हैं और आप समझ चुके हैं तो हाथ उठाने। ठीक है, आज आपके दिल का जोर मुझे नहीं लग रहा। अच्छा, सिर्फ 4-5 बंदों ने हाथ उठाए, बाकी 23 कह रहे हैं कि आप लोग कहे नहीं यार हम तो हाथ नहीं उठाएंगे। ठीक है, हम नहीं समझे। ठीक है, आप ना समझे तो अभी कुछ 2-3 स्टूडेंट को जरा गैरत आई है, 2-3 ने हाथ उठाए, लेकिन बाकी कह रहे हैं कि हम नहीं उठा रहे। चलो ठीक है, आपकी मर्जी है। तो ये आपके पास जो है तो n+l रूल के बारे अब प्रिंसिपल के साथ कुछ जनरल बातें हुई और कुछ टेक्निकल पॉइंट्स जो आ सकते हैं रिलेटेड उससे, वो हमने डिस्कस किया। ठीक है, दूसरा हमारे पास इसमें है हंड्स रूल। दूसरा इसमें हमारे पास होता है हंड्स रूल। तो हंड्स रूल जो होता है तो ये हमें बुनियादी तौर पे क्या बताता है, तो उसके नोट में अगर आप लिखें तो आप कहें कि इट टेल अस about the filling of electron in degenerate orbital। ये हमें इलेक्ट्रॉन की फिलिंग के बारे में बताता है। और कौन से ऑर्बिटल की फिलिंग के बारे में हमें बताता है? जो हमारे पास क्या हो, जो हमारे पास क्या हो, जो हमारे पास डीजेनरेट हो, जो हमारे पास डीजेनरेट हो। तो फिर क्वेश्चन ये आता है कि ये डीजेनरेट जो ऑर्बिटल हैं तो ये किसे कहते हैं, यानी डीजेनरेट ऑर्बिटल का क्या मतलब है? तो डीजेनरेट ऑर्बिटल का मतलब इस तरह हुआ, यहाँ पे हम एक्सप्लेन करेंगे कि डीजेनरेट ऑर्बिटल जो हैं तो ये हमारे पास क्या है। तो इसकी याद रखें, इसकी डेफिनेशन हम ऐसे कह सकते हैं कि द ऑर्बिटल्स हैविंग सेम एनर्जी, ऑर्बिटल हैविंग सेम एनर्जी इज कॉल्ड डीजेनरेट ऑर्बिटल। ठीक है, तो वो ऑर्बिटल जिनकी सेम एनर्जी हो इनको डीजेनरेट ऑर्बिटल कहते हैं। और इसमें एक ट्रिक मैं अभी आपको इसके साथ बता दूं, तो यहाँ पे एक ट्रिक जो है तो वो भी इन्वॉल्व है। हम इस तरह भी कह सकते हैं कि द ऑर्बिटल्स हैविंग सेम n+l वैल्यू, यानी वो ऑर्बिटल जिनकी n+l वैल्यू सेम हो। ठीक है ना, n और l वैल्यू सेम हो। तो अभी देखिए, लेट से मैं अगर यहाँ पे बनाता हूँ 2p एक ऑर्बिटल बनाता हूँ, तो मैं यहाँ पे p है तो p को डेफिनेटली मैं तोड़ दूंगा। p के लिए 3 ओरिएंटेशंस आती हैं, एक px हो गया, एक py हो गया और एक pz हो गया। लेकिन 2 तो इसमें शुरू में लिखा है तो इसका मतलब है कि 2 इसके साथ भी है, 2 इसके साथ भी, 2 इसके साथ भी। तो अगर इस ऑर्बिटल को देखा जाए तो इसकी n+l वैल्यू ये क्या हुई, 2 + p तो 1 के बराबर होते l, तो ये हुई 3। अगर इस ऑर्बिटल को देखूं तो इसके लिए क्या होगी, फिर वही 2 + p फिर है तो फिर यहाँ पे 3। और अगर इस ऑर्बिटल की देखो तो 2 + 1 तो ये हमारे पास हुई 3। तो ये ईटा में भी आ सकता है। आपके लिए एक बहुत जबरदस्त ट्रिक है। एक तो ये याद रखें कि हंड्स रूल हमें फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन के बारे में बताते हैं और कौन सी ऑर्बिटल में डीजेनरेट। तो फिर ऑटोमेटिकली दूसरा क्वेश्चन ये हो जाएगा कि ये डीजेनरेट ऑर्बिटल कौन से हैं, तो डेफिनेटली आप बताएं कि वो ऑर्बिटल जिनकी एनर्जी सेम हो। ये भी बात क्लियर होगी। जब ये बात भी क्लियर हो जाए तो फिर ईटा में आ सकता है कि यानी डीजेनरेट ऑर्बिटल में आया n+l वैल्यू सेम होगी, डिफरेंट होगी, ग्रेटर होगी, लेस होगी, इस तरह ऑप्शन आ सकते हैं। तो आप कहें कि ये हमेशा सेम आएगी। अभी फिलिंग के लिए यहाँ पे कुछ रूल बताए उन्होंने, फिलिंग के लिए रूल इन्होंने बताए हैं। और फिलिंग के लिए रूल ये है कि लेट से हमारे पास अगर यहाँ पे एक p ऑर्बिटल है, ये लेट से px है, ये लेट से py है और ये लेट से pz है। और इलेक्ट्रॉन आपके पास कितने हैं, लेट सपोज 3 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है और आपको ये कह रहे हैं कि इसको इसमें फिल करो। तो रूल ये है कि आप सबसे पहले सेम स्पिन के साथ सबको एक दफा यहाँ पर फुल तक ले जाओ और इसको सेम स्पिन के साथ फिलिंग कर लो। तो ये एक्चुअल रूल है। तो ये जब इस तरह फिलिंग हो गई, ये हमारे पास करेक्ट फिलिंग हुई। लेकिन आप
आपको अगर डायग्रामेटिकली अक्सर ए लेवल ओ लेवल में अक्सर ये डायग्रामेटिकली भी रिप्रेजेंटेशन होते हैं, इसमें लेट से अगर इस तरह रिप्रेजेंटेशन हुई ये तीन, तो ये हमारे पास इनकरेक्ट होते हैं। पहले सिंगल फिलिंग करेंगे सेम स्पिन के साथ एंड तक, और उसके बाद अगर एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन हो तो आप पेयरिंग ऑपोजिट स्पिन के साथ कर सकते हैं। तो ये हमारे पास हंस रूल के बारे में कुछ जनरल और डीजेनरेट ऑर्बिटल के बारे में कुछ जनरल बातें हुई, छोटी छोटी बातें हैं। इसके बाद तीसरा हमारे पास जो आखिरी टॉपिक है तो वो हमारे पास है पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, ठीक है। तो पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल जो है तो ये हमें क्या बताता है? पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल हमें ये कहता है कि अगर एक ऑर्बिटल के अंदर लेट से हमारे पास, मैं आपको एग्जांपल डेफिनेशन तो ठीक है आप तो लिखते नहीं है लेकिन जनरली बात को समझ जाएं। पॉली एक्सक्लूजन कह रहा है कि लेट से हमारे पास एक एग्जांपल में यहाँ पे एक ऑर्बिटल में बनाता हूँ और मैं कहता हूँ कि ये 1s2 है और ये 1s2 है, तो डेफिनेटली ये कौन सा एलिमेंट हुआ? ये हीलियम हुआ, क्योंकि हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 आता है, ठीक है। तो इसमें हमारे पास यहाँ पे क्या होंगे? अगर आप देखें तो 1s2, इसका मतलब है इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, तो ये एक इलेक्ट्रॉन ये हुआ और एक इलेक्ट्रॉन ये हुआ, ठीक है। अभी इन इलेक्ट्रॉन को अगर मैं ये देखूं तो ये भी इलेक्ट्रॉन है और ये इलेक्ट्रॉन है, और दोनों इलेक्ट्रॉन को आप गौर से देखें तो इनके लिए n की वैल्यू मतलब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर भी होता है, हर इलेक्ट्रॉन के लिए ज़ीमुथल भी होता है, मैग्नेटिक भी होता है और स्पिन क्वांटम नंबर भी होता है। इस तरह इस दूसरे इलेक्ट्रॉन के लिए भी अपना सेट होगा क्वांटम नंबर का, n, ये l, ये m और ये s। इज इट क्लियर? तो अगर हम थोड़ा इस पे डिस्कशन को थोड़ा गौर से देखें तो यहाँ पे हमारे पास क्या है? n की वैल्यू हमारे पास अगर देखें तो ये क्या है? 1 है, तो 1 है। इस इलेक्ट्रॉन के लिए भी यही 1 कंसिडर होते हैं, तो इसके लिए भी 1। इस तरह l की वैल्यू ये s है, तो s के लिए l की वैल्यू ये 0 होती है, तो ये भी s ही में मौजूद है, तो इसके लिए भी 0। इस तरह m की वैल्यू हमने पढ़ा है कि एक ओरिएंटेशन होती है इसकी, तो वो भी 0 हो। इस तरह यहाँ पे भी 0 s में है। सेम अगर स्पिन को देखिए, अगर मैं लेट से कह रहा हूँ कि ये हमारे पास क्या है? हमारे पास एंटी क्लॉक, ये हमारे पास एंटी क्लॉकवाइज, ये लेट सपोज हमारे पास क्लॉक, ये क्लॉकवाइज, ये एंटी क्लॉकवाइज। तो क्लॉकवाइज के लिए हमारे पास नेगेटिव हाफ होगी और एंटी क्लॉक के लिए पॉजिटिव हाफ होगी। तो अगर आपको एक ऑर्बिटल के अंदर पूरे क्वांटम नंबर के सेट को देखें तो आपको कभी भी एक इलेक्ट्रॉन, एक ऑर्बिटल के अंदर दोनों इलेक्ट्रॉन के चारों क्वांटम नंबर सेम नहीं आ सकते। उनमें कम से कम अगर सेम आ भी जाए 3 तक, तो चौथा स्पिन क्वांटम नंबर डेफिनेटली चेंज होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की स्पिन एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव होती है। ये हमारे पास कुछ जनरल बातें हुई चैप्टर 2 के बारे में, ठीक है। तो अभी हम नेक्स्ट इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर जो है तो उस पर हम स्टार्ट ले रहे हैं। बहुत ही ट्रिकी चैप्टर है, बहुत क्वेश्चंस इससे आ सकते हैं, और वो हमारे पास है चैप्टर नंबर, ठीक है, चैप्टर नंबर 3 हम पढ़ेंगे। तो चैप्टर नंबर 3 जो है तो उसका नाम है शेप्स एंड ज्योमेट्रीज ऑफ, ये थ्योरीज ऑफ कोवेलेंट बॉन्डिंग जो है तो ये इसके बारे में है। ये है चैप्टर नंबर 3। चैप्टर नंबर 3 को स्टार्ट जब हम करेंगे तो इससे पहले हम कुछ बुनियादी बातें जो हैं तो स्टडी करते हैं, और इसी में हमारे पास एक सबसे पहले जो थ्योरी है वो है लीविस थ्योरी। वो हमारे पास है लीविस थ्योरी, और लीविस थ्योरी जो है तो ये हमारे पास स्टेटमेंट में क्या पेश करती है? कहती है कि ये एक इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी एंड एक्सप्लेन व्हाई एलिमेंट हैव टू रिएक्ट। इट इज एन इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी, इट इज एन इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी एंड एक्सप्लेन, और ये एक्सप्लेन करती है क्या? व्हाई एलिमेंट्स हैव टू रिएक्ट, यानी क्यों एलिमेंट जो हैं तो आप इसमें रिएक्शन करते हैं, क्यों आप इसमें रिएक्शन करते हैं। तो इसके लिए इनका जो रीजन है, इसका जो रीजन है तो वो क्या होगा, यानी एलिमेंट्स आप इसमें क्यों रिएक्ट करती हैं। तो यहाँ पे हम लिखते हैं रीजंस क्यों एलिमेंट आप इसमें रिएक्शन करती हैं। नंबर 1, स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को अटेन कर सके। नंबर 1, टू अटेन स्टेबल, ईटा का पॉइंट है, टू अटेन स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन।
और स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है? टू कंप्लीट डुप्लेट और ऑक्टेट। ठीक है, तो स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का मतलब है एलिमेंट इसलिए रिएक्ट करती हैं कि जिनका डुप्लेट या ऑक्टेट कंप्लीट ना हो उनको कंप्लीट करे और अपने आप को स्टेबल कर सके। तो एक रीजन इसका हमारे पास जनरल जो है तो ये है। क्लियर है? और दूसरा, मेक इट सेल्फ स्टेबल, और अपने आप को स्टेबल कर सके, एंड कैन बी स्टेबल बाय लोअरिंग द एनर्जी। क्योंकि जब एनर्जी लोअर करेगा, एनर्जी रिलीज करेगा, तो इससे जो है तो वो स्टेबिलिटी हासिल कर लेंगे। ठीक है, ये हमारे पास जो है तो कुछ जनरल जो है तो लीविस थ्योरी के बारे में है। और इस थ्योरी को हम क्या कह सकते हैं? इस थ्योरी को हम जनरली लीविस थ्योरी को हम जो है तो जीएन लीविस ने इसको ऑक्टेट थ्योरी भी कह सकते हैं। ये ईटर के लिए लिखें, और इसको ऑक्टेट थ्योरी, यानी डुप्लेट भी होते हैं, खैर इस तरह कोई बात नहीं है, लेकिन इनको ऑक्टेट थ्योरी, लीविस ऑक्टेट थ्योरी का नाम भी दिया गया। ठीक है, तो ये आपके चैप्टर में शुरू में से कुछ छोटा सा एक पॉइंट है, अक्सर लोग इसको निगलेक्ट करते हैं, नहीं पढ़ते हैं, लेकिन ईटा के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखें तो इसमें भी एक बात आधी जरूरी है जो कि आप पढ़ लेंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास कुछ बातें होंगी। जब ये बातें हम पढ़ लेंगे तो चूंकि ये हमारे पास इनिशियल कुछ पॉइंट था, तो इसके बाद डेफिनेटली हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक इसमें जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है वो आ जाता है, और वो हमारे पास कौन से टॉपिक है? थ्योरीज हैं। ठीक है, तो थ्योरीज में सबसे पहले जो हम पढ़ने लगे हैं वो हमारे पास वेस्पर थ्योरी है। ठीक है, यानी वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्जन जो है तो ये थ्योरी है, और इस थ्योरी में हमारे पास बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें हैं, उनको हम डिस्कस करेंगे वेस्पर थ्योरी में। और इसमें मैं आपको एक दो तीन और बड़े जनरल पॉइंट बताऊंगा, और वो क्या होंगे वो मैं डिस्कस करने लगा हूं। तो नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे आ रहे हैं वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्जन थ्योरी। मेरी बातों को बहुत गौर से सुनना है आपने, बहुत इंपॉर्टेंट ये चैप्टर है। ठीक है, तो वेस्पर थ्योरी जब हम पढ़ेंगे तो इज इट क्लियर? तो ये हमारे पास सिंपल जो है तो शेप और ज्योमेट्री के बारे में कुछ एग्जांपल हुई। अगर स्टूडेंट्स एक और ट्रिक में भी आपको एग्जांपल दे के मना समझाता हूँ, फिर आप नहीं समझेंगे, लेकिन यहाँ पर एक और नोट लिख लें, एक और नोट लिख लें, ये एमसीक्यूज के लिए बहुत जरूरी है। ये एमसीक्यूज के लिए बहुत जरूरी है कि शेप और ज्योमेट्री कब एक जैसी होंगी। तो हम कहते हैं अगर किसी मॉलिक्यूल में लोन पेयर 0 आ जाए तो उसकी ज्योमेट्री इक्वल टू शेप, यानी जो ज्योमेट्री होगा वही उसका शेप होगा। तो ये भी एक ट्रिक याद रखें, ये भी आ रहे हैं एग्जांपल, उसमें मैं एक्सप्लेन करूंगा। चले मैं आपको एक एग्जांपल लिखता हूं, मैं आपको एक एग्जांपल लिखता हूं। ठीक है, और वो एग्जांपल में आपको कहता हूं कि NH3 मेरे साथ है, NH3 मेरे साथ है। ठीक है, और इस पे मैं पहला एमसीक्यूज यहाँ पे लिखता हूँ, पहला एमसीक्यूज मैं यहाँ पे लिखता हूँ, इस तरह दूसरा एमसीक्यूज यहाँ पे लिख लूंगा। लेकिन पहले मैं समझाता हूँ NH3 को। अगर NH3 को आप देखें, इसका स्ट्रक्चर बनाए, तो हर एक स्टूडेंट को पता है कि ये नाइट्रोजन है, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन, और ये इसके पास एक लोन पेयर मौजूद है। ठीक है, तो मैं अभी पहले इसकी जानना चाहता हूँ
कि इसकी ज्योमेट्री क्या है। तो ज्योमेट्री के लिए तो मैंने आपको कहा था कि ये किसके बराबर होते हैं, जेड के, और जेड जो है तो किसके बराबर होता है, बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर। तो क्या हुआ, तो इसकी वैल्यू आ गई, शाबाश, हमारे पास आगे बॉन्ड पेयर कितने हैं, ये एक बॉन्ड पेयर है, ये दो, ये तीन, तो बॉन्ड पेयर तीन हो गए, प्लस लोन पेयर हमारे पास ये एक हुआ तो वन। तो हमारे पास स्टीरिक नंबर 4 आ गया। और जब स्टीरिक नंबर 4 आता है, हम आगे पढ़ेंगे, इसकी हाइब्रिडाइजेशन sp3 होगी। इज इट क्लियर, इसकी हाइब्रिडाइजेशन sp3 होती है, और जिसकी हाइब्रिडाइजेशन sp3 होती है तो ये आप पढ़ चुके हैं और आगे मैं पढ़ाऊंगा भी कि इसका जो ज्योमेट्री होगी तो वो टेट्राहेड्रल होगी। और आप स्टूडेंट क्या कहते हो, आप कहते हो नहीं सर ये अमोनिया की ज्योमेट्री तो पिरामिडल होती है। अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे, वो उसका क्या होता है, वो उसका शेप होता है। और शेप क्या है, शेप मैंने पढ़ा कि लोन पेयर पे डिपेंड करता है, और लोन पेयर भी कितने हैं, 1 है, जिसकी वजह से इसका शेप जो है तो वो पिरामिडल आता है। इज इट क्लियर, तो शेप डिपेंड करता है लोन पेयर से, जिसकी वजह से इसका शेप पिरामिडल आ गया, लेकिन ज्योमेट्री इसकी टेट्राहेड्रल है। तो यही ईटा में इस तरह क्वेश्चन आया है कि व्हाट इज द ज्योमेट्री ऑफ अमोनिया, और ऑप्शन थे ए टेट्राहेड्रल, बी पिरामिडल, सी ट्राइगोनल प्लेनर, या डी नन। तो डायरेक्ट स्टूडेंट ईटा में बगैर सोचे समझे बस अमोनिया को जैसे ही देखते हैं ना, इनके जहन में पिरामिडल घूमता रहता है, डायरेक्ट बी को टिक करते हैं। अल्लाह के बंदो, पिरामिडल तो इसका शेप होता है जो लोन पेयर की वजह से एडॉप्ट हुआ है। ज्योमेट्री तो इसकी ये फार्मूला है sp3, इसका ज्योमेट्री क्यों आपने हाइब्रिडाइजेशन में आगे पढ़ेंगे Bn3 की जो हाइब्रिडाइजेशन है वो sp3, और sp3 तो ये हमारे पास ज्योमेट्री इसकी क्या निकल पड़ी है, टेट्राहेड्रल। लेकिन अगर क्वेश्चन कुछ इस अंदाज का होगा कि व्हाट इज द शेप ऑफ अमोनिया, तो फिर उसमें आप जवाब देंगे पिरामिडल। इज इट क्लियर, तो ये शेप और ज्योमेट्री के बारे में जरूरी बातें थी। तो जो उसमें समझ चुका है हाथ उठाएं, शाबाश, रेज योर हैंड्स इफ यू गॉट द पॉइंट, रेज योर हैंड्स, ठीक है, वेरी गुड, ठीक है ना। तो ये हमारे पास वेस्पर थ्योरी में आप पहले शेप और ज्योमेट्री को जान जाएं तो आप इंशाल्लाह आगे जानेंगे। अभी मैं एक और एग्जांपल आपको देता हूं, और वो एग्जांपल लेट सपोज मैं आपको देता हूं एग्जांपल मेरे पास है BF3। आपकी एग्जांपल मैं आपके बुक से दे रहा हूँ, खैर है मैं फिर आपको करवा दूं। BF3 हमारे पास एक एग्जांपल है, ठीक है। अभी मैं आपको कहता हूं कि BF3 जो है, BF3 की ज्योमेट्री जो है तो क्या है, और BF3 की जो है शेप जो है तो क्या है। तो अभी आपको सबसे पहला काम क्या करना पड़ता है कि आप BF3 बनाते हो तो ये B हो गया, ये F हो गया, ये F हो गया, और ये F हो गया। फिर आपको ये भी पता है कि बोरोन का एटॉमिक नंबर जो है, तो हमारे पास बोरोन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, ये 5 है। जब 5 है तो हमारे पास ये अगर एटम का शेल हो गया, अस्सलाम वालेकुम, ठीक है, ये बोरोन जो है तो आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है ना। तो F3 जो है तो डेफिनेटली अभी यहाँ पर ये आपके पास ये एक F ये हो गया, लेट से एक F यहाँ से कनेक्ट हो जाता है, एक F यहाँ से। तो हमारे पास अगर हमारे पास आप देखें ज्योमेट्री को निकालना चाहते हैं तो ज्योमेट्री इज इक्वल टू जो है तो ये बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर
और बॉन्ड पेयर आपके पास कितने होंगे, ये 1, ये 2 और ये 3, तो ये बॉन्ड पेयर 3। और बाकी वैलेंस शेल में तो इसमें कोई चीज बाकी नहीं रही ना, और कोई कुछ चीज भी नहीं है, तो लोन पेयर इसका 0। तो आपके पास टोटल स्टीरिक नंबर 3 आता है, और 3 स्टीरिक नंबर पहचान है sp2 की। और sp2 की हमारे पास आपको पता है कि इसकी जो ज्योमेट्री होती है तो वो होती है ट्राइगोनल प्लेनर। इज इट क्लियर? ये इसकी ज्योमेट्री होगी। लेकिन अगर मैं इसका मालूम करना चाहता हूँ शेप को, अगर मैं इसकी मालूम करना चाहता हूँ शेप को, तो शेप हमारे पास क्या होगा, शेप तो लोन पेयर पे डिपेंड करता है। और लोन पेयर अभी ये नहीं कहे कि ये लोन पेयर है ना सर, ये देखो अंदर, ये अंदर वाले को खत्म कर दो, ये काउंट नहीं होता। आपकी थ्योरी का नाम है वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर, ठीक है। इसका मतलब है कि आपका वैलेंस शेल के साथ काम होता है, अंदर वाला काउंट नहीं होता। तो वैलेंस शेल में तो बस 3 इलेक्ट्रॉन थे, वो बिजी हो गए 3 फ्लोरीन के साथ, तो लोन पेयर इसमें 0 आ गया। और इससे पहले मैंने यहाँ पे आपको बता दिया था कि जब किसी मॉलिक्यूल में लोन पेयर 0 निकलता है तो उसका ज्योमेट्री और शेप एक जैसे होगा। तो लिहाजा यहाँ पर मैं कह दूंगा कि इसका शेप भी जो होगा तो वो क्या होगा, वो ट्राइगोनल प्लेनर होगा। इज इट क्लियर? तो ये ईटा का बहुत टेक्निकल ये पॉइंट्स जो हैं तो अक्सर आते रहते हैं BF3 और इस तरह के, इसका शेप और ज्योमेट्री आया सेम होगी या डिफरेंट होगी, और ज्योमेट्री किस पे डिपेंड करती है, लोन पेयर किस पे डिपेंड करता है, सॉरी शेप किस पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो ये हमारे पास वेस्पर थ्योरी की जो है तो कुछ जनरल जो है तो बातें हुई। अभी वेस्पर थ्योरी में जब हम ये पढ़ते हैं तो फिर वेस्पर थ्योरी के हम पढ़ेंगे एप्लीकेशंस, ठीक है। फिर हम उस पर कुछ पढ़ेंगे एप्लीकेशंस जो है तो उनको डिस्कस करते हैं, जो आपके पास एग्जांपल्स हैं और बहुत ही जरूरी एप्लीकेशंस हैं। वो एप्लीकेशंस कौन से हैं शाबाश, वो एप्लीकेशंस ऑफ वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्जन जो है तो थ्योरी के हैं। वो एप्लीकेशन जो है तो हमारे पास कौन से हैं, बहुत हैं हमारे पास, जो आपकी बुक के हैं उससे बुक से एक्स्ट्रा भी जो है तो आप डाल सकते हैं। और वो एप्लीकेशंस हमारे पास हैं कि लेट सपोज अगर मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, और वो हमारे पास है BeCl2, ठीक है। एक एग्जांपल मैं लेता हूँ BeCl2। तो BeCl2 को हम कुछ क्या चीजें इसके काउंट करेंगे, आपको हर एक का जो है तो पता करना है स्टीरिक नंबर इसका क्या है। इसके अलावा इसमें बॉन्ड पेयर हमारे पास कितने, 4 भी बना सकते हो लेकिन सिंपल लेके इसमें लोन पेयर जो है तो ये आपको फाइंड करना होगा, क्योंकि जब आप बॉन्ड पेयर और लोन पेयर का फाइंड करना आपको पता चल गया तो बस इसका मतलब है कि ज्योमेट्री और शेप फाइंड करना आपके लिए आसान हो गया है। तो फिर इसके बाद इसकी ज्योमेट्री जो है तो ये क्या है, फिर इसके बाद डिस्कस करेंगे इसकी शेप जो है तो क्या है, और फिर इसकी जो है तो हाइब्रिडाइजेशन जो है तो क्या है। इज इट क्लियर? तो कम से कम आपको इन कितने पॉइंट्स का जवाब देना है, 1 2 3 4 5 6, यानी हर एक एग्जाम्पल में जो एप्लीकेशन और वेस्पर में पढ़ेंगे तो हर एक एग्जाम्पल में आपको इन 6 हेडिंग्स के बारे में मालूमात आपके पास होनी चाहिए। तो लेट से BeCl2 बनाता हूं, तो अभी मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि ये है Be और ये है Cl2। आपको पता है कि बेरिलियम का जो एटॉमिक नंबर है वो हमारे पास कितना होता है, 4 होता है, ठीक है, हाँ 4 होता है। और क्लोरीन का जो होता है तो वो 17 होता है। ये हमारे पास लेट सपोज सेंट्रल एटम है, तो सेंट्रल एटम अगर मैं यहाँ पर बनाऊं, ये बेरिलियम देखो पहले में जो है तो क्या हो गए, 2 इलेक्ट्रॉन हो गए हैं, और इस तरह वैलेंस शेल अगर बनाओ तो 4 नंबर है, तो इसका मतलब 2 ये हो गए और 1 ये हो गया और 1 ये हो गया। इस तरह अगर क्लोरीन की मैं बात करूं तो क्लोरीन तो 17 होते हैं, तो ये 2 हो गए, फिर 8 हो गए और फिर ये 7 हो गए। इस तरह अगर फिर दूसरे क्लोरीन तो ये 2 हो गए, ये 8 हो गए और ये 7 हो गए, ठीक है। तो 7 जब हो गए हैं तो ये 1 2 ये 3 4 ये 5 6 और ये 7, सर ये 1 2 ये 3 4 ये 5 6 और ये 7। तो अगर मैं कनेक्ट करना चाहूँ तो इसको यहाँ से बॉन्ड बना देंगे, इसको यहाँ से बॉन्ड बना देंगे, ठीक है। तो ये आप इसमें कनेक्ट हो गए। तो अभी आपको क्या करना होगा, सेंट्रल एटम के गिर्द एक चक्कर लगाना होगा। फिर लोग क्या कहते हैं, लोन पेयर सर ये देखो ना ये क्या है, इधर भी है इधर, जनाब ये हम सेंट्रल एटम की बात कर रहे हैं, साइड वाले एटम की लोन पेयर है उसकी बात नहीं हो रही, ठीक है। तो लेट से अगर फिर मैं आपको जनरल स्टूडेंट्स को पढ़ाता हूँ तो ये लेट से यहाँ पे एक बंदा स्टूडेंट्स खड़ा है और वो इस वैलेंस शेल के सेंटर में चक्कर लगाते हैं, उसको क्या नजर आया, बॉन्ड पेयर 1 हो गया,
फिर यहाँ पे ये देखो बॉन्ड पेयर भी और फिर अपनी जगह पर पहुंचाए। तो इसका मतलब है कि इसमें बॉन्ड पेयर जो है तो ये हमारे पास 2 हो गए, लोन पेयर मेरे पास 0 है। तो ज्योमेट्री इसकी क्या निकलेगी, अभी आपको मैंने बढ़ा दिया है कि ज्योमेट्री इज इक्वल टू बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर, और बॉन्ड पेयर मेरे पास 2 है और लोन पेयर 0 है, तो स्टीरिक नंबर टोटल 2 आ गया। और जब 2 आ जाता है स्टीरिक नंबर तो इसमें एसपी हाइब्रिडाइजेशन होती है, और एसपी हाइब्रिडाइजेशन की जो ज्योमेट्री होती है तो वो लीनियर होती है। तो इसका मतलब है ज्योमेट्री में मैं क्या लिख लूंगा, लीनियर लिख लूंगा। शेप में क्या लिखूंगा, तो अगर देखें तो लोन पेयर इसमें क्या निकला है, 0 निकला है, और जब लोन पेयर 0 निकला है तो इसकी शेप भी हमारे पास क्या होगी, लीनियर ही होगी, और हाइब्रिडाइजेशन इसकी एसपी हुई। और स्टीरिक नंबर जो है तो वो इसका क्या हुआ, शाबाश, ये इसका स्टीरिक नंबर 2 हुआ। ठीक है, तो ये हमारे पास जर्नल जो है तो इंफॉर्मेशन BeCl2 के बारे में आ चुकी है। इस तरह अगर हम एक और एग्जांपल आपके, ये जो आपके कोर्स वाले हैं ना, ये इस पे भी जगह आप जरा वो कर लेंगे ना, मतलब कमांड हासिल कर लेंगे। तो ये हमारे पास दूसरा जो है तो BF3 है, और BF3 अभी मैं आपको इससे पहले पढ़ा चुका हूँ। इसके अलावा तीसरा जो एग्जांपल है, जिन एप्लीकेशन जो है हमारे पास, तीसरी एप्लीकेशन हमारे पास है CH4 की करनी। ठीक है, ये भी आपके तो वही बात है कि आपको किन चीजों का जवाब देना पड़ेगा, आपको स्टीरिक नंबर बताना पड़ेगा, आपको जो है तो बॉन्ड पेयर बताना पड़ेगा, आपको लोन पेयर बताना पड़ेगा, आपको ज्योमेट्री बताना पड़ेगी, आपको शेप बताना पड़ेगा, आपको हाइब्रिडाइजेशन बतानी पड़ेगी। वही 6 MCQs हो गई। इस तरह तो लगते बहुत आसान है, लेकिन ये जो चीजें आपको ईटा में यही होती है और आपको फिर नहीं आती। अच्छा, तो ये देखो सेंट्रल एटम कार्बन हो गया, तो कार्बन के पहले शेल में जो है तो 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, जबकि दूसरे शेल में अगर आप देखें तो 6 इलेक्ट्रॉन होते, तो एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, इज इट की। तो ये सेंट्रल एटम में सॉरी मतलब हमारे पास वैलेंस 4 इलेक्ट्रॉन, और हाइड्रोजन है तो हर एक ये देखो एक एक हाइड्रोजन इसके गिर्द जो है तो आ गया है बॉन्ड बनाने के लिए। ठीक है, तो जब बॉन्ड बनाने के लिए आ गए तो एक बॉन्ड यहाँ पे बन जाएगा इस तरह, एक बॉन्ड यहाँ पे बन जाएगा इस तरह, एक बॉन्ड यहाँ पे बन जाएगा और इस तरह एक बॉन्ड यहाँ पे बन जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर मैं यहाँ पे जो है तो लेट से बंदे को खड़ा करूं और वो घूमने के लिए चक्कर लगाए, तो चक्कर में इसको क्या नजर आता है, बॉन्ड पेयर 1, ये बॉन्ड पेयर 2, ये बॉन्ड पेयर 3, ये बॉन्ड पेयर 4। तो यहाँ पे बॉन्ड पेयर हमारे पास 4 हो गई। लोन पेयर इसमें बिल्कुल कोई भी नहीं है, बॉन्ड पेयर नहीं है, तो लोन पेयर 0 हो गया। तो ज्योमेट्री क्या होगी, ज्योमेट्री इज इक्वल टू बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर। तो क्या हुआ, शाबाश, बॉन्ड पेयर हमारे पास कितने हैं, 4 हैं, लोन पेयर 0 है, तो स्टीरिक नंबर 4 आ गया, और 4 को तो हम sp3 कहते हैं, और sp3 का जो हमारे पास ज्योमेट्री है तो वो क्या होगी, वो टेट्राहेड्रल होगी। इज इट क्लियर। और इसका शेप क्या होगा, तो वो भी देखो, लोन पेयर 0 है तो टेट्राहेड्रल इसका शेप भी होगा। मैंने आपको ट्रिक बताई है, ये ईटा में आ जाते हैं कि व्हाट इज द शेप और ज्योमेट्री, तो बहुत सेम होगी CH4 के लिए, क्योंकि उसमें लोन पेयर 0 निकल रहे, और हाइब्रिडाइजेशन इसमें हमारे पास sp3 हो जाएगी, और स्टीरिक नंबर 4 आ रहा है तो यहाँ पे 4 आ जाएगा। इज इट क्लियर। जो इस पे समझ चुका है हाथ उठाए, रेज योर हैंड्स प्लीज इफ यू गॉट द पॉइंट। ठीक है, जबरदस्त। तो यही 6 पॉइंट आपके पास है। एक और एप्लीकेशन ही भी आपके कोर्स का है जो हमारे पास H2O है। ये अगर मैं भी आपको कह दूं कि ये कवर कर ले, फिर आप कहेंगे कि किस तरह। ये देखो H2O को मैं यहाँ पे कवर कर रहा हूँ, तो फिर वही बात है, पहले इसका स्टीरिक नंबर बताओ, फिर इसका बॉन्ड पेयर बताओ, फिर इसका लोन पेयर बताओ, फिर इसका लोन पेयर बताओ, फिर इसका ज्योमेट्री इसकी बताओ, फिर इसकी शेप बताओ आप लोग, और फिर इसकी हाइब्रिडाइजेशन बताओ। और इसको बताने के लिए आपको यहाँ से एग्जांपल को देखना होगा। तो ये ऑक्सीजन सेंट्रल एटम है, तो ये मेरे पास पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन हो गए और दूसरे में 6 है ना, तो ये 1 2 3 4 8 होते हैं ना, हाँ 6 और ये 7 और ये 8। ठीक है, ये 8, तो 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो अगर हम यहाँ पे हाइड्रोजन बनाए तो 2 है, तो एक हाइड्रोजन यहाँ से आ गया, एक हाइड्रोजन यहाँ से आ गया, यहाँ बॉन्ड, एक यहाँ बॉन्ड। तो अगर मैं फिर यहाँ से लेट सपोज चक्कर लगाऊं तो मुझे क्या नजर आएगा, मैंने तो अपनी एक आंख को निगाह कर दिया, ठीक है। मास्क बना दूंगा, नो एंट्री विदाउट मास्क, ठीक है। तो ये मैंने मास्क कोरोना की वजह से, ठीक है। तो एक चक्कर जो है तो यहाँ पे लगाना होगा हमें,
तो जब चक्कर लगाएंगे एक, ये देखो एक बॉन्ड पेयर, ये जी लोन पेयर एक आ गया, फिर रास्ते में एक और फिर बॉन्ड, तो इसका मतलब है कि बॉन्ड पेयर मेरे पास दो हो गए, लोन पेयर भी मेरे पास दो हैं, तो ज्योमेट्री इज इक्वल टू बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर, तो इज इक्वल टू बॉन्ड पेयर कितने हैं, दो हैं, लोन पेयर भी दो हैं, चार हो गए, वेरी गुड, sp3 हाइब्रिडाइजेशन, तो ज्योमेट्री H2O की भी टेट्राहेड्रल है। जब मैं पूछता हूँ कि व्हाट इज द ज्योमेट्री ऑफ वाटर, तो लोग कहते हैं एंगुलर, फिर मैं बता रहा हूँ अल्लाह के बंदो वो पैरामिडल हो, एंगुलर नहीं है, वाटर की ज्योमेट्री भी टेट्राहेड्रल बनती है, क्योंकि बॉन्ड पेयर लोन पेयर से स्टीरिक नंबर 4 आ रहे, तो ये स्टीरिक नंबर 4 हो गया, और जो शेप, अच्छा शेप अभी इसका क्या होगा, तो शेप इसका हमारे पास क्या होगा, एंगुलर होगा, क्योंकि दो लोन पेयर है, यहाँ से रिपल्जन कास्ट करेंगे और उस रिपल्जन की वजह से ये होगा, ठीक है, और हाइब्रिडाइजेशन इसमें sp3 है, ठीक है। फिर इसमें पांचवा नंबर जो हमारे पास है नंबर 5, नंबर 5 हमारे पास क्या हुआ, अमोनिया का, जो कि मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूं, ठीक है। तो ये बुनियादी बातें आपके पास कुछ हो गई, अमोनिया के एग्जांपल मैं एक्सप्लेन कर चुका हूं। इसके अलावा यहाँ पे एक और नोट पॉइंट में एमसीक्यूज में लिखें, एमसीक्यूज में लिखें कि यहाँ पे जो शेप होता है ना जो, तो वो असल में किसी भी मॉलिक्यूल के जो शेप या ज्योमेट्री जो है, तो वो वहाँ पे इलेक्ट्रॉन पेयर में रिपल्जन की वजह से होते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या लिखते हैं कि शेप या ज्योमेट्री इज adopted by molecule is due to its repulsion between बॉन्ड पेयर और लोन पेयर, ठीक है, उनके दरमियान, और इनकी रिपल्जन ऑर्डर फिर आपको पता है ये कि एमसीक्यूज आ सकता है कि लोन पेयर में जो है तो सबसे ज्यादा रिपल्जन ऑर्डर है ये, फिर लोन पेयर और बॉन्ड पेयर में होता है, और फिर आखिर में बॉन्ड पेयर में और बॉन्ड पेयर में जो है तो हमारे पास इसकी रिपल्जन तो है, तो ये आ सकती है, ठीक है। जब रिपल्जन इसमें हमारे पास आएंगी तो इस रिपल्जन ऑर्डर के बाद नेक्स्ट एक बात इस पे डिस्कस हो रही है, और वो है वो रिपल्जन जो होते हैं तो बॉन्ड पेयर की डिक्रीज होती है जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होगी। एक ये पॉइंट अपने साथ लिख लें, ठीक है, एक ये पॉइंट लिख लें कि रिपल्जन बिटवीन बॉन्ड पेयर, ये एक एमसीक्यूज पॉइंट है, बॉन्ड पेयर डिक्रीजेस, ये बॉइलिंग पॉइंट नहीं है, ये बॉन्ड पेयर डिक्रीजेस, और लिख लें बॉन्ड पेयर डिक्रीज, ये पोस्टुलेट्स में आते हैं ना, एज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एटम्स इंक्रीजेस, ठीक है। तो ये जो पॉइंट है ये आपको एक पोस्टुलेट में नजर आएगा, और ये उस पोस्टुलेट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है तो पॉइंट है, किसके साथ रिलेटेड, ये रिलेटेड है वेस्पर थ्योरी के साथ। इसके अलावा जो है तो फिर रिपल्जन जब कर लें, ये वाली बात कर लें और एप्लीकेबल वाली ना, तो ये बुनियादी इनके एप्लीकेशंस हैं और ये पॉइंट्स हैं, ठीक है। तो ये वेस्पर थ्योरी आपके पास खत्म हो गई है।